हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में उनके काम के क्षेत्र तथा वह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे, इसकी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें नोबेल से तो नहीं नवाजा गया, लेकिन उनके शोध कार्यों पर आधारित शोधों के लिए कई भौतिक विज्ञानियों को नोबेल प्राप्त हो चुका है। 2012 में सत्येंद्र नाथ बोस की चर्चा एक बार फिर से होनी शुरू हुई। दरअसल CERN में हुए एक प्रयोग से उनके बताए गए पार्टिकल्स की चर्चा हुई। 2012 में लार्ज हैड्रन कोलाइडर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से संबंधित प्रयोग के दौरान एक नई कण के खोज की खूब चर्चा रही, जिसे गॉड पार्टिकल्स कहा गया। दरअसल उस काम से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि इन कणों की घोषणा सैद्धांतिक रूप से एस.एन. बोस के द्वारा की गई थी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिग्स का रिसर्च, जो हिग्स फील्ड के नाम से जाना जाता है और उस पार्टिकल्स को हिग्स पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित था, जिसकी वजह से ही इस तरह के कणों को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। बोसॉन नाम बोस के नाम को ही संबोधित करते हुए रखा गया था। हमें जानना चाहिए कि सत्येंद्र नाथ बोस उस वक्त के सबसे चर्चित आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी से खासे प्रभावित थे। साथ ही वह उस दौर के वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया क्षेत्र क्वांटम फिजिक्स में भी खासी रुचि रखते थे। वह इस क्षेत्र में एक नए आयाम को जोड़ने में सफल भी रहे। पदार्थ की एक नई अवस्था, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था कही जा सकती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। वैसे तो सभी लोग पदार्थ की 3 अवस्थाओं से परिचित होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा को बोला जाता है, जो आयनित गैसों के रूप में होती है, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, यानी जब गैसों के मॉलिक्यूल्स यानी फोटॉन्स को परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तो सारे परमाणु मिल करके एक सुपर एटम का निर्माण कर देते हैं। उसे ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। इस तरह की संवेदनशील अवस्था धरती पर आसानी से नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि -273 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ा भी फर्क होते ही यह अवस्था नहीं रह पाती है, लेकिन इसे अंतरिक्ष में आसानी से करके देखा गया है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को उनकी जयंती तो मनाई जाती है, जो औपचारिक तौर पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से संपन्न की जाती है। अक्सर हम लोग कुछ ट्वीट्स वगैरह करके अपना कर्तव्य निर्वहन कर लेते हैं, मानो हम संतोष कर रहे हों कि भारत में वैज्ञानिक चेतना की कमी नहीं है। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि सिर्फ जयंतियों पर किसी को याद करके हम अपने बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं कर सकते। वैज्ञानिक चेतना किसी मानव समाज की मूलभूत चिंतन प्रक्रिया से ही आती है, जो कई बातों पर निर्भर करती है। उनमें से एक है कि हम अपने पूर्वज वैज्ञानिकों के काम की अच्छी समझ रखते हों, उन परिस्थितियों की समझ रखते हों जब इस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की गई थीं। भले ही सभी लोगों की समझ विषय की गहराई तक नहीं हो सकती और ना ही ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक आवश्यक चेतना जिससे पैदा हो सके, हमारी अगली पीढ़ी चेतन और सजग हो सके, इतना करना तो हर चेतनशील नागरिक का कर्तव्य है। हमारे संवैधानिक कर्तव्यों में भी शामिल है
वैज्ञानिक चिंतन की प्रक्रिया का विकास। इसके लिए हमें अपने महान वैज्ञानिकों के कार्यों और जीवन को जानना समझना होगा, ताकि हम यह जान सकें कि भारत के ग्रामीण परिवेश में अपनी आरंभिक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने वाला एक बालक किस तरह से वैश्विक समुदाय तक अपनी पहुंच बनाता है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित होता है, लेकिन हमारी उपेक्षा की वजह से वह बीच में अनदेखा सा हो जाता है, जिसे वास्तविक रूप से नोबेल का भागीदार होना चाहिए था, उसे नोबेल तक हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन शायद सत्येंद्रनाथ टैगोर नोबेल के चक्कर में कभी पड़े हों, क्योंकि उनका मानना था कि पुरस्कारों से वैज्ञानिक चेतना को ज़्यादा फर्क नहीं आती है। गुलामी की लंबी जंजीरों में बंधा एक देश क्या प्रतिभाओं के विकास को अवरुद्ध नहीं करता था? हाँ, करता था, लेकिन अंदर की भारतीयता उस जंजीर को तोड़ने लायक रचनात्मक ऊर्जा को पैदा करने में सक्षम थी, और जहां से तमाम अवरोधों को पार करने की भावनात्मक सपोर्ट हासिल हो पाती थी। या भले ही उच्च अध्ययन और शोध के लिए उस वक्त यूरोप की राह पकड़नी पड़ती हो, वैसे तो आज भी भारत विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थानों की कमी से जूझ ही रहा है। प्राथमिक शिक्षा भी बदहाल है। भले ही साक्षरता की दर बढ़ गई हो, लेकिन समय समय पर सर्वेक्षण रिपोर्टों से शिक्षा की गुणवत्ता तो संदेह के दायरे में आ ही जाती है। अब समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के भारत में पलने बढ़ने वाला वह बालक कितना संघर्षशील रहा होगा, जब प्राथमिक शिक्षा के लिए भी दूर दराज के गांवों तक पहुंचना पड़ता था। स्कूलों का अभाव और औपनिवेशिक सोच के हावी होने की वजह से शिक्षा प्राथमिक स्तर पर भी दम तोड़ देती थी। वह दौर यानी 19वीं शताब्दी का अंतिम और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भौतिक विज्ञान में उथल पुथल मचा हुआ था और भारत औपनिवेशिक शासन से जूझ रहा था। उन्हीं परिस्थितियों में सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म बंगाल के नादिया जिले के एक गांव में 1 जनवरी 1894 को हुआ। इनके पिता ईस्ट इंडिया रेलवे में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हासिल हुई है। थोड़ा बहुत बड़ा होने पर न्यू इंडियन स्कूल से गुजरते हुए वह कलकत्ता के हिंदू स्कूल में पहुंचते हैं और वहां से 1909 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिला लेते हैं। 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी की डिग्री उन्हें हासिल हो जाती है और आगे की पढ़ाई के लिए वह मिक्स्ड मैथमेटिक्स में एमएससी में दाखिला ले लेते हैं। 1915 में वह अपना एमएससी पूरा कर लेते हैं। एसएन बोस को बाल्यकाल से ही गणित और विज्ञान से गहरा लगाव था, अतः कॉलेज में विषय के तौर पर यही चुने गए थे। लेकिन उनका वैज्ञानिक जीवन विविधताओं से भरा हुआ था। उनकी रुचि विविध क्षेत्रों में थी। कला, दर्शन, म्यूजिक आदि से भी उनका गहरा लगाव था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपनी एकमात्र वैज्ञानिक विषयों की पुस्तक विश्व परिचय को एसएन बोस को ही समर्पित किया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से एमएससी की डिग्री उन्होंने 1915 में हासिल की। वह डिग्री मिक्स्ड मैथमेटिक्स में हासिल हुई थी और कहा जाता है कि उनका हासिल किया हुआ अंक आज भी एक रिकॉर्ड है। उनके साथ पढ़ने वाले मेघनाथ साहा सेकंड पोजीशन पर आए थे, जबकि एसएन बोस फर्स्ट स्थान हासिल किए थे। उनके सहपाठियों में एक और नाम प्रसिद्ध है, पीसी महालानोबिस का। आशुतोष मुखर्जी की नज़र उन पर थी। 1917 में नया नया खुला हुआ कॉलेज ऑफ साइंस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति आशुतोष मुखर्जी के हाथ में होती है और वह 1921 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर कार्य करते हैं।
वह अपने विद्यार्थियों को आसान तरीके से दुरूह विषयों को समझाने की कला विकसित करनी चाहते हैं। उस समय के खासी चर्चित आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक की थ्योरी को आसान शब्दों में समझाने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी। फलतः उन्होंने आइंस्टाइन को पत्र लिखकर के उनकी चर्चित किताब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की अंग्रेजी अनुवाद करने की अनुमति मांगी और वह मिल भी गई। फिर अपने सहपाठी मित्र मेघनाथ साहा के साथ मिलकर उस किताब का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। कॉलेज के दिनों से ही मेघनाथ साहा के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाद नया नया खुला हुआ ढाका यूनिवर्सिटी में, जो कि 1921 में स्थापित हुआ था, वह रीडर के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ कार्य करते हुए ही एशियन बोस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित तो नहीं हो पाई। उन्होंने उस शोध कार्य को किया जो कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के थ्योरीज के ऊपर था। 1900 में मैक्स प्लैंक का कार्य ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्षेत्र में था कि जब कोई भी बॉडी ऊर्जा की एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा हासिल करती है तो वह उसे अवशोषित कर लेती है और विकिरणों के रूप में उसे ऊर्जा पुंज के रूप में निष्कर्षित करती है, और उसका निष्कर्षण लगातार प्रवाह में नहीं होता है बल्कि ऊर्जा पुंज के गुच्छों के रूप में होता है। इसे ही आगे चल करके आइंस्टीन ने फोटॉन्स नाम दिया था। लेकिन आइंस्टीन सहित तमाम वैज्ञानिक इस उलझन में फंसे हुए थे कि फोटॉन्स का व्यवहार किस तरह से व्यक्त होता है। दरअसल आइंस्टीन फोटॉन्स को गोले की तरह मान करके चल रहे थे। सत्येंद्रनाथ बोस को अध्यापन के दौरान में यह महसूस हो रहा था कि इस थ्योरी में कुछ दिक्कतें जरूर हैं। वह अपने शोध उस रेडिएशन से निकलने वाले फोटॉन्स को आसान उदाहरणों से समझाए कि किस तरह से फोटॉन्स प्रायिकता के नियमों का पालन करते हैं। वह अपने शोध पत्र को पत्रिका में प्रकाशित कराना चाहते थे, जो कि साइंस मैगजीन होती थी, लेकिन उनके कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया और उस वक्त की किसी भी साइंस मैगजीन ने उन लेखों को प्रकाशित करने योग्य नहीं समझा। फलतः 1924 में वह आइंस्टीन को पत्र के माध्यम से अपनी व्यथा से रूबरू कराए और अपने शोध कार्यों की एक प्रति भी उन्हें भेज करके उसे प्रकाशित कराने का अनुरोध किया। आइंस्टीन न सिर्फ उनके शोध कार्यों का जर्मन अनुवाद किए बल्कि उन्हें प्रकाशित भी कराए और साथ ही एशियन बोस को यूरोप आने का न्योता भी दिए। आइंस्टीन बोस के कार्यों से खासा प्रभावित हुए थे और एक नई राह मिलने से वह अचंभित भी थे। एशियन बोस ढाका विश्वविद्यालय से अनुमति का इंतजार किए बिना ही यूरोप यात्रा पर निकल पड़े और वहाँ के कामों से वह परिचित होना चाहते थे कि एक्सरे के फील्ड में किस तरह से काम हो रहे हैं, विश्व स्तरीय शैक्षिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सके भारत में। 1925 में वह आइंस्टीन से भी मिले और आइंस्टीन ने उनके कामों को आगे भी बढ़ाया। ठोस द्रव और गैस जैसे पदार्थ की अवस्था के अलावे एक चौथी अवस्था प्लाज्मा की भी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन आइंस्टीन ने उनके काम को आगे बढ़ाते हुए पदार्थ की एक पांचवी अवस्था की घोषणा की। इसे ही आगे चल करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना गया। साथ ही इन कणों के बिहेवियर को समझाने के लिए गणित और क्वांटम की एक अन्य शाखा का विकास हुआ, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जिसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से श्री एस एन बोस का नाम आइंस्टीन जैसे मशहूर भौतिक विज्ञानी के साथ जुड़ा। उन्होंने अपने यूरोप प्रवास के दौरान मैडम क्यूरी के साथ काम करने के लिए फ्रेंच सीखा।
लगभग 6 महीनों तक वह मैडम क्यूरी के लैब में शोध कार्य करते रहे। उस समय के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली के साथ भी वह जुड़े और उनके कामों से परिचित हुए। दरअसल एक्सरे तथा क्रिस्टलोग्राफी के अध्ययन के लिए लैब्स की व्यवस्था भारत में कहीं नहीं थी जिस पर वह काम करना चाहते थे। 1926 में वह ढाका लौट करके आ गए और आइंस्टीन के सिफारशी पत्र के साथ वह ढाका यूनिवर्सिटी में मिले। उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी जिसकी वजह से वह प्रोफेसर के रूप में काम करने के योग्य नहीं माने जाते थे, लेकिन आइंस्टीन का सिफारशी पत्र उनके काम आया और उनके कार्यों की महत्ता को अच्छी तरह समझाते हुए आइंस्टीन ने पत्र लिखा था। आइंस्टीन की अनुशंसा पर श्री बोस को फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। 1926 से देश के विभाजन तक वहाँ अपनी सेवा देने के साथ ही शोध कार्यों में भी व्यस्त रहे। विभाजन के बाद वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में लौट आए और आगे चल करके विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शांति निकेतन में वाइस चांसलर के पद पर 3 वर्षों तक कार्यरत रहे। 1954 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1959 में उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर घोषित किया गया। शांति निकेतन से रिटायरमेंट के बाद अपने अहम कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा करते हुए 4 फरवरी 1974 को अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे महान वैज्ञानिक को सत सत नमन।